हेलो स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे पार्थेनोजेनेसिस की। अपना जो पिछला टॉपिक था पार्थेनोजेनेसिस, और बीच में कुछ कारणवश अपनी क्लासेस स्टॉप हो गई थी, जिसके अंदर मेरे फैमिली में भी कुछ प्रोग्राम था और फिर समय से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। आज अपन वापस स्टार्ट करते हैं अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो अपना टॉपिक चल रहा था पार्थेनोजेनेसिस, उसके अंदर। और अपन ने जब लास्ट क्लास ली थी पार्थेनोजेनेसिस की, तो अपन ने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था और आगे देखा था कि पार्थेनोजेनेसिस कितने टाइप का होता है, और उन टाइप्स के भी टाइप्स देखे थे कि जैसे पार्थेनोजेनेसिस 2 टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर अपन ने देखा था कि नेचुरल के अंदर भी ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो साइक्लिक नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा था कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो उससे पहले अपन ने सबसे पहले जो अपन बात किए थे वो किए थे कि सी अर्चिन के अंदर जो अपने साइंटिस्ट थे जैक्स लॉयब, उन्होंने सी अर्चिन के एग के अंदर कृत्रिम परिवर्तन करके, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल चेंजेस करके उनमें क्या किया था, पार्थेनोजेनेसिस को एक्टिव किया था। ठीक है, और उनका मानना था कि किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष वातावरण के अंदर अगर एग के अंदर परिवर्तन किया जाए और उसको एक्टिव कर दिया जाए विदाउट मेल गैमेट्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर अपन उनके कहने का मतलब ये था कि किसी मेल गैमेट्स के कंट्रीब्यूशन के या उसके अपने सहयोग, मेल गैमेट के सहयोग के बिना ही अगर एग को विशेष एनवायरनमेंट में रख कर उसका एक्टिवेशन किया जाए तो उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये किसने कहा था? जैक्स लॉयब ने कहा था। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल चेंजेस किए। किसके? सी अर्चिन के एग के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल चेंजेस किए और उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को क्या किया, एक्टिव किया, जिससे उसके अंदर पार्थेनोड्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है पार्थेनोड्स। पार्थेनोड्स या इसको कहते हैं, कह सकते हैं अपन पार्थेनोजेंस, या फिर अपन कह सकते हैं इसको पार्थेनोजिनोन। ये सभी क्या है? पार्थेनोड्स, पार्थेनोजेंस और पार्थेनोन्स। ये है पार्थेनोजिनोन। ये पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा जो एनिमल प्राप्त होते हैं अपन को, या जिन एनिमल्स का प्रोडक्शन होता है उनको क्या कहा जाता है? पार्थेनोड्स कहा जाता है, या पार्थेनोजेंस कहते हैं, या पार्थेनोजिनोन कहते हैं। ये सभी किसके रूप है? पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा जो एनिमल का प्रोडक्शन होता है वही क्या कहलाते हैं? पार्थेनोड्स या पार्थेनोजिनोन या पार्थेनोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, फिर अपन अगला जो बात किए थे वो किए थे अपन पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस का जो शब्द का जो प्रतिपादन किया गया था वो 1846 या 49 के अंदर किया गया था। 49 के अंदर किया गया था, और साइंटिस्ट का नाम था रिचर्ड। इनके द्वारा इस शब्द का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, इनके अनुसार क्या था, इनका जो कहना था, इन्होंने जो परिभाषित किया था पार्थेनोजेनेसिस का, वो किया था
इन्होंने कहा था कि बिना किसी मेल गैमेट्स के कंट्रीब्यूशन से ही या विदाउट मेल गैमेट्स के ही फीमेल गैमेट से जो एग का जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो इनके अनुसार था प्रिकर्सन्स ऑफ without immediate influence of a male, ठीक है। तो किसी मेल गैमेट्स के प्रभाव के बिना ही ऑफस्प्रिंग या एम्ब्रियो का बनना ही क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है, इनके अनुसार। फिर अगला जो था, फिर अगले जो साइंटिस्ट आए वो आए बेटी, उनका नाम था बेटी। इन्होंने क्या कहा कि मेल गैमेट्स की प्रेजेंस में अगर एग का एक्टिवेशन हो जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो, यानी कि दोनों गैमेट्स का संलयन या फ्यूजन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो कि मेल गैमेट्स की प्रेजेंस के अंदर एग का एक्टिवेशन हो जाए और इस परिस्थिति के अंदर अगर एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसको भी क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा the production of an embryo from a female gamete। इन्होंने कहा कि एक एम्ब्रियो का प्रोडक्शन किसी एक फीमेल गैमेट से होता है, लेकिन किस परिस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ मेल गैमेट विदाउट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फीमेल गैमेट्स विदाउट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन of a male gamete। लेकिन यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि बेटी के अनुसार जो ये डेफिनेशन है, द प्रोडक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम ए फीमेल गैमेट विदाउट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, यहां पे मेल गैमेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट की प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ मेल गैमेट बट विदाउट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यहां पे मेल गैमेट प्रेजेंस होगा, उसकी प्रेजेंस में ही एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसमें जेनेटिक कंट्रीब्यूशन मेल गैमेट के जेनेटिक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वही क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अब यहां तक कंप्लीट हो गया पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज आती है, जैसे कि एफिड्स की बात करते हैं अपन, कुछ इंसेक्ट वर्ग के कई ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनमें मेल होते ही नहीं है, और अगर होते भी है तो वो जेनेटिक
इनहिबिट होते हैं, जेनेटिकली इनहिबिट होते हैं, यानी कि जेनेटिक प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्ट्राइल्स ने अपन कहते हैं उस टाइप के मेल होते हैं, या फिर अगर मेल होंगे भी तो वो पूर्ण मैच्योर होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार से कुछ जो पार्थेनोजेनेसिस शब्द है उसमें अपन सीधा सीधा अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बिना निषेचित एग से एम्ब्रियो का निर्माण होना पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे अपन अगर ऐसा कहे कि पार्थेनोजेनेसिस बिना किसी मेल गैमेट के जेनेटिक कंट्रीब्यूशन से ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो क्या फिर ये एसेक्सुअल अलैंगिक जनन कहला सकता है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये अलैंगिक जननी है? तो ये सेम नहीं होता। ठीक है, अपन कहे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सामान्यतः अलैंगिक जनन अपन देखते हैं, और एनिसैक जनन जो होता है वो अपन अभी डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, और अपन जानते हैं कि जो गैमेट्स का निर्माण होता है वो कौन सी सेल से होता है? जननिक सेल से होता है। ठीक है, तो इसमें जो सहयोग करती है, जो भाग लेती है, वो कौन सी कोशिका होती है? जर्मिनल सेल्स। यहां पे जर्मिनल सेल्स का सहयोग होता है या पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है? सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती है। कोशिकाओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जननिक कोशिका जो जर्मिनल सेल्स होती है, और यहाँ पे होती है सोमेटिक सेल। पार्टिसिपेट in asexual reproduction, और इसके अंदर जर्मिनल सेल पार्टिसिपेट इन पार्थेनोजेनेसिस, फीमेल गैमेट के रूप में। ठीक है, यहाँ पे तो ये अपन अगर कोई पूछे कि लैंगिक जनन और एनिसैक जनन में अंतर क्या है, तो लैंगिक जनन में सोमेटिक सेल्स पार्टिसिपेट करती है, और इसके अंदर जर्मिनल सेल्स के रूप में फीमेल गैमेट्स पार्टिसिपेट करता है, या जर्मिनल सेल्स गैमेट्स ऑफ जर्मिनल सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। मेन डिफरेंस ये होता है, इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता। सोमेटिक सेल्स के अंदर भी कॉपीराइट होता है, ठीक है, और इसके अंदर भी कॉपीराइट होती है। सेम ये अपने पूर्वज के समान होते हैं, वही
अपने पूर्वज के समान इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है और स्वयं अपने माता पिता के समान ये दिखाई देते हैं। जैसे कि अपन अलैंगिक जनन किसमें होता है, प्लांट के अंदर अपन सामान्यता देखते हैं, तो प्लांट जो होता है वो अपने पूर्वज के समान होता है। सेम वैसे ही इसके अंदर जो फीमेल गैमेट्स के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो भी कैसा होता है, सेम अपने पूर्वज या एंसेस्टर के समान होता है। यहां तक क्लियर है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ। आगे जो अपन ने देखा था वो था अपना टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस में अपन ने सीधा सीधा कहा था कि या अपन अभी बात कर चुके हैं कि पार्थेनोजेनेसिस के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं और आगे उन 2 टाइप्स को भी अलग अलग डिवाइड कर रखा है। लेकिन अपन सबसे पहले जो देखेंगे वो इनके जो टाइप्स हैं, मेन टाइप्स, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया था नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस स्पेलिंग बड़े कैरेक्टर में लिख देता हूं जिससे आपको दिख जाएगी आराम से। और दूसरा था आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पे अपन बात कर रहे थे तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अपन कंप्लीट बात कर चुके थे। फिर था अपना आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो उससे पहले अपन देखते हैं कि जो अपना नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है उसको किस प्रकार से अपन ने डिफाइन किया था। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर किसी भी ह्यूमंस या किसी साइंटिस्ट का कोई भी हेरफेर नहीं होता या किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं होता। ये जो होता है ये नेचुरली होता है और इसको 2 भागों में या 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है वो है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। और इस प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस अपन देखते हैं तो वो देखते हैं एफिड्स के अंदर। एफिड्स के साथ साथ कुछ और उदाहरण है जैसे कि एफिड्स के अंदर देखते हैं, फिलीपोड्स के अंदर देखते हैं और एक है रोटिफेरस। इनके अंदर साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस होता है। अब अपन ने यहाँ पे देखा नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जो किसी नेचुरल या प्रकृति या अपने स्वयं किसी एनिमल में स्वयं होता है। किसी आर्टिफिशियल, किसी साइंटिस्ट या किसी ह्यूमन के हेरफेर के द्वारा उसमें कुछ एक्टिवेशन नहीं किया जाता या किसी प्रायोगिक प्रयोगशालाओं के अंदर उसको अलग से ट्रीट करके उसके अंदर एक्टिवेशन करके पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को एक्टिव नहीं किया जाता। उसमें नेचुरली रूप से पार्थेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो ये सामान्यतः जो होता है वो एफिड्स, फिलीपोड्स और रोटिफेरस के अंदर देखा जाता है। इस पर अब साइक्लिक नेचुरल समझ में आएगी। यहाँ पे साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि इसमें ये होता है फैकल्टेटिव या वैकल्पिक पार्थेन एनिसिक जनन होता है। इसको अपन कहते हैं फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस। या हेटेरोगामी
पार्थेनोजेनेसिस। ये शब्द जो दोनों है, फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस या हेटेरोगामी पार्थेनोजेनेसिस, ये दोनों ही किसके हैं? साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस के अपरूप है। ठीक है, दोनों ही इसके ही शब्द है। अपन फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं और हेटेरोगामी पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर फैकल्टेटिव, वैकल्पिक होता है, क्योंकि इसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है। मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होने के बावजूद भी इसमें पार्थेनोजेनेसिस देखा जाता है। और ये 3 कंडीशन के अंदर चलता है। पहला जो है ये 3 कंडीशन में चलता है, और फर्स्ट जो है वो किस प्रकार के होगा? वो सीरियल टाइप का होगा। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? एकांतर क्रम में चलता रहता है। जैसे पहली जो जनरेशन है F1, वो कैसी होगी? F1 के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के दौरान इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होकर इसके अंदर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगली जो जनरेशन होगी, ऑफस्प्रिंग जो प्राप्त हो रही है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन ना होकर पार्थेनोजेनेसिस होगा। तो एक जनरेशन में तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट जनरेशन में पार्थेनोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पार्थेनोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पार्थेनोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रकार का सीरियल पार्थेनोजेनेसिस इसको कहा जाता है। ये पहला टाइप का है। सेकंड टाइप का जो होगा वो सफलिंग टाइप का होगा। सफलिंग मतलब सफलिंग अपन ऑडियो प्लेयर जब अपन मोबाइल में चलाते हैं तो एक सफलिंग का ऑप्शन आता है, वो इस प्रकार से उसका साइन होता है। ठीक है, अगर इसको एक्टिव कर दिया जाए और अपने पास 100 सॉन्ग है, तो इन 100 में से सीरियल में ना चल के कभी चलेगा 2 नंबर का। फिर अगर अपन नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले करते हैं तो यहाँ पे 3rd नंबर का ना चल के वो कितने नंबर का भी चल सकता है, जैसे 11 नंबर का चल सकता है, या 20 नंबर का चल सकता है, या 25, 35 या 100 नंबर का भी चल सकता है। ये इस सफलिंग के अंदर होता है। तो इसी प्रकार जो इसका पार्थेनोजेनेसिस में साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस का सेकंड टाइप है वो होता है सफलिंग टाइप का। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? एक पार्थेनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर कोई ऑफस्प्रिंग बन रही है तो इसके अंदर लगातार पार्थेनोजेनेसिस देखा जा सकता है। फिर इसके बाद में किसी एक जनरेशन में वापस फर्टिलाइजेशन होगा और फिर पार्थेनोजेनेसिस होगा। इस प्रकार से इसमें सफलिंग चलती है। इस टाइप का जो पार्थेनोजेनेसिस देखा जाता है वो एफिड्स के अंदर देखा जाता है। ठीक है, अगला जो है 3rd नंबर का, ये इसका लास्ट टाइप होता है, वो होता है सीरियल सफलिंग टाइप। सीरियल सफलिंग टाइप यानी कि इसमें तो क्या हुआ कि कभी भी कहीं पे भी, जैसे कि अपन कहे कि ये 1 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो इसमें क्या हुआ कि पहले 1 नंबर का हो गया, फिर 3 नंबर का हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। लेकिन सफलिंग सीरियल टाइप या इसका तो जो 3rd टाइप है उसमें क्या होगा? एकांतर क्रम में तो होगा, लेकिन उसमें ये फिक्स नहीं होगी पार्थेनोजेनेसिस होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस टाइप में होगा कि अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसमें 2 टाइप, पार्थेनोजेनेसिस भी हो सकता है या फिर फर्टिलाइजेशन भी कंटिन्यू हो सकता है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट
पार्थेनोजेनेसिस। फिर उसके बाद में क्या हो सकता है, पार्थेनोजेनेसिस, 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 पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोजेनेसिस चलता ही रहेगा, या इसकी जगह इनमें सीरियल टाइप से फर्टिलाइजेशन भी चलता रह सकता है। इस प्रकार का साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस होता है। अगला जो है अपना इसी के अंदर जो सेकंड टाइप था वो था कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इसको कहा जाता है ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, फीमेल पाई जाती है। तो यहाँ पे मेल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन के लिए मेल पूर्णतः कंप्लीटली क्या होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट। इसीलिए यहाँ पे होता है ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस विदाउट विकल्प या विदाउट फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस। इसके अंदर किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता, बिना विकल्प अवैकल्पिक अपन जिन्हें कहते हैं उस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस होता है। और ये जो सामान्यता होता है वो होता है एक फिशीज आती है और कुछ लिजार्ड आते हैं, जिसकी लिजार्ड का नाम था लसेटा सेक्सिकोला। इस लिजार्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया था। इस लिजार्ड के अंदर पूर्ण रूप से क्या होता है, कंप्लीटली पार्थेनोजेनेसिस होता है। इसके अंदर मेल एब्सेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेल जो फीमेल होती है ये डिप्लॉयड एग देती है। कैसे देती है, डिप्लॉयड एग प्रोड्यूस करती है। इस डिप्लॉयड एग से ही इसके अंदर ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है और ये जेनेटिकली सेम होती है, जीरोक्स जिन्हें अपन कहते हैं उस टाइप का इनमें होता है। और इनके आनुवांशिक संगठन जो होता है वो इनमें पुनर्गठन, जब इनमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन चलता है उस समय ही इसमें न्यू आनुवांशिक कैरेक्टर्स आते हैं। इनके अलावा इनमें जेनेटिकली अगर रिप्रोडक्शन के बेस पे जेनेटिक आधार पर उनमें जेनेटिक आनुवांशिकता को चेंजेस किया जा सकता है, तो वो पूर्ण रूप से अविकल्पिक होता है। उसमें जनिक रूप से इनके अंदर आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं देखी जाती। ये एनवायरनमेंट के बेस पे और अपने जो हैबिटाट बैरियर जो होता है उनके आधार पे ही इनके अंदर जेनेटिक बिहेवियर जो होता है वो चेंजेस होता है। ठीक है, यहाँ तक पार्थेनोजेनेसिस का कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट है। अब यहाँ पे अपन आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस से बात करने से पहले अपन यहाँ पे कंप्लीटली पार्थेनोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो क्या है उसके लिए अपन बात करते हैं कि कंप्लीटली पार्थेनोजेनेसिस किस प्रकार से देखा जाता है तो या होता है। तो इसमें अपन आगे बात जो कर रहे हैं वो है अपना कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। और इसी जगह से अपन ने लास्ट क्लास जो ली थी अपन ने यहीं पे छोड़ा था कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है क्या है और किस प्रकार से होता है। तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस
तो यहाँ पे कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में अपने देखा कि यहाँ पे जो होता है वो मेल पूर्णतः क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके आगे अब जो अपन चाहे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में होता क्या है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर दो टाइप होते हैं, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इन दोनों के अंदर या तो कंप्लीट हो, साइक्लिक हो या कंप्लीट हो, इनको भी आगे जब इनमें से कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस के दौरान किस प्रकार से मेल का निर्माण होगा या फीमेल का निर्माण होगा, इस बेस पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो टाइप है वो है एगुणित या हैप्लॉइड, और इसको कहा जाता है, हैप्लॉइड को कहा जाता है यहाँ पे अरेनोटोकस। अरेनोटोकस अरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड और एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर याद रखने की बात है कि इसमें हमेशा कभी भी इस प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस हो तो मेल का निर्माण होगा। किसका? मेल का निर्माण होगा। जैसे कि अपन सेकेंड ईयर अपन ने 12th के अंदर देखा था कि जो अपना एपिकल्चर या अपन कहते हैं एपिकल्चर के अंदर अपन ने देखते हैं कि जो मधुमक्खियां जो होती है उनके अंदर जो मेल्स का निर्माण होता है वो हैप्लॉइड या अनिषेचित अंडे से किसका निर्माण होता है? मेल का निर्माण होता है। और निषेचित अंडे से फीमेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो मेल का जो निर्माण होगा वो हैप्लॉइड एग से होता है। ठीक है, और हैप्लॉइड एग कैसा होता है? पार्थेनोजेनेसिस शब्द जब यहाँ पे जुड़ गया, हेरेनोटोकस या हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो एरेनोटोकस का मतलब होता है कि यहाँ पे मेल का निर्माण होगा और अनिषेचित अंडे से होगा। अनिषेचित अंडे से होगा, यानी कि ये जो पार्थेनोजेनेसिस है वो किसका है? साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस का। ठीक है, यहाँ पे इनको दो भागों में बांटा गया है। तो हैप्लॉइड या एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर फीमेल के द्वारा हैप्लॉइड एग दिया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और इसका पार्थेनोजेनेसिस अनिश्चित हुए ही इसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो के निर्माण से जो एम्ब्रियो मैच्योर होता है तो उससे मेल की उत्पत्ति होती है, और ये मेल कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अब देखिए, ये हैप्लॉइड हो गया, यहाँ पे फीमेल थी, यहाँ पे हैप्लॉइड हो गया, इसके हैप्लॉइड मेल हो गया। अब जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, इसकी फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक की फर्स्ट कंडीशन की बात करें, यहाँ पे पहले क्या था? मेल नहीं था, लेकिन जब फीमेल के द्वारा हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस किए गए और उससे मेल का निर्माण हुआ, तो ये मेल की उत्पत्ति इस जनरेशन में हो चुकी है। तो अब जब फीमेल के द्वारा वापस हैप्लॉइड एग दिया जाएगा, हैप्लॉइड एग, तो यहां पे ये मेल क्या करेगा? अपना जेनेटिक कंट्रीब्यूशन शो करेगा। जेनेटिक कंट्रीब्यूशन शो करेगा, और अपने जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन के रूप में जो स्पर्म होगा वो इसके द्वारा इस हैप्लॉइड एग के साथ कंट्रीब्यूट करके इसका क्या बनाएगा? जाइगोट। और इस जाइगोट के निर्माण में ये कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। क्यों होगा डिप्लॉइड? क्योंकि यहाँ पे मेल ने अपना जेनेटिक कंट्रीब्यूशन शो किया है, पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, और स्पर्म के रूप में हैप्लॉइड कैरेक्टर्स अपने यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाए हैं। तो हैप्लॉइड फीमेल और हैप्लॉइड मेल के कंट्रीब्यूशन होकर यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे डिप्लॉइड जैसे ही यहाँ पे डिप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा तो अगली जनरेशन में क्या बनेगी? फीमेल। ठीक है, और ये फीमेल वापस क्या करेगी? वही हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करेगी जिससे मेल का निर्माण होगा।
तो फीमेल के द्वारा पहले सबसे पहले क्या होगा, हैप्लॉइड एग दिया प्रोड्यूस किया जाएगा जिससे मेल का निर्माण होगा पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान। और पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान जब मेल का होगा तो इनके द्वारा एग में जाइगोट का निर्माण होगा। दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स का पार्टिसिपेट करेंगे और जाइगोट का निर्माण होगा तो इसमें होगा फर्टिलाइजेशन। तो पहले पार्थेनोजेनेसिस फिर फर्टिलाइजेशन और फिर यहाँ पे फीमेल का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड सेल से हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फीमेल और फिर ये क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी जो हैप्लॉइड होगा और फिर ये क्या करेगी, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान मेल का निर्माण होगा। तो यहाँ पे साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस की फर्स्ट फेज यहाँ पे शो हो रही है। इसके अंदर अलग अलग 5 टाइप के ऑर्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें से कुछ ऑर्डर्स के नाम दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर। वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। पहला है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा हाइमेनोप्टेरा। दूसरा है कोलेप्टेरा। तीसरा है एल्यूराइडिया। फोर्थ है आपके कोक्सीडिया। एक है थाइसेनोप्टेरा। इसके अंदर अपन सामान्यतः देखते हैं तो मधुमक्खी बी या एपिस इंडिका का एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन भृंग जो होते हैं, भृंग ततैया या जो फूलों का जो मकरंद जो सक करते हैं वो काले भृंग जो आते हैं उनका एग्जांपल लेते हैं। एल्यूराइडिया के अंदर जो आता है वो स्वेट फ्लाइज आती है। व्हाइट फ्लाइज, इसमें आते हैं स्लब या मॉथ। और थाइसिनोप्टेरा के अंदर आता है थ्रिप्स। ये आपके 5 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं इंसेक्टा वर्ग के, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ पे दे रखे हैं। ये इंसेक्टा वर्ग के अलग अलग है। इंसेक्टा क्लास के अलग अलग ऑर्डर है जिनके अंदर अपन क्या देखते हैं, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस देखते हैं। और ये सभी किसमें होते हैं, किस कौन से संघ में होता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जैसे कि एफिड्स वगैरह ये सभी किसमें, एफिड्स की बात करते हैं तो वो उसमें भी किस प्रकार का देखते हैं अपन, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस देखते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपके हाइमेनोप्टेरा, जो मैंने आपको आसानी से बता दिया। हाइमेनोप्टेरा के अंदर गण की कुछ जातियों को छोड़कर सभी जातियों के अंदर एनिसेक जनन देखने को मिलता है। और जिसमें से सबसे मोस्ट एग्जांपल लिया गया है वो लिया गया है हनी बीज, मधुमक्खियां। हनी बीज के अंदर यहाँ पे देखा गया है कि किस प्रकार से फिर मेल का निर्माण होता है, वो मैंने अभी एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। और दूसरा जो टाइप था, ये तो कौन सा टाइप था अपना,
हैप्लॉइड या हेरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा जो है वो है डिप्लॉइड, या इसको कहा जाता है, डिप्लॉइड को कहा जाता है यहां पे थेलियोटोकस। थेलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पे देखिए डिप्लॉइड और थेलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस, यहां पे है हैप्लॉइड, तो इसके अंदर तो अपन ने देखा कि मेल का निर्माण होता है, लेकिन यहां पे तो एक ही कैसा है, डिप्लॉइड है, जिससे किसका निर्माण होगा, फीमेल का। तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का होगा, और ये किसका है, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस का। तो इसके अंदर डिप्लॉइड एग फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिससे किसका निर्माण होगा, फीमेल का ही निर्माण होगा। ये होगा आपके डिप्लॉइड या थेलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब इसको द्विगुणित या थेलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस को भी आगे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब देखिए अपन इसका एक पाथवे तैयार करते हैं कि किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है, तो जिससे आपको आसानी से याद रहेगा, और साथ ही समझाते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से ये पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस में नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो अपन यहां पर लिखते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, और फिर इसको डिवाइड किया गया है दो भागों में। कौन कौन से में, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। यहां तक क्लियर। अब इसको आपने आगे कहा कि ये फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस होता है या हेटेरोगामी पार्थेनोजेनेसिस होता है, जिसके अंदर इसको आगे जाके एक बार दूसरा नाम से जाने लगा, और वो उसको कहते हैं हैप्लॉइड या हेरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और इसको क्या कहा, यह ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस है, जिसमें डिप्लॉइड एग प्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल के अंदर, फीमेल के द्वारा। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, सॉरी डिप्लॉइड या थेलियोटोकस थेलियोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। यहां तक क्लियर, ये समझ में आएगा डिप्लॉइड कैसे कहा है इसको, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल, और इसमें फीमेल और मेल दोनों होते हैं। ये फैकल्टेटिव होते हैं और ये ऑब्लिगेटरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल होता है, जबकि ये वैकल्पिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें मेल भी प्रेजेंट होता है। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है वो है आपके अर्धसूत्री विभाजन रहित स्त्री जनन या एमियोटोकस
थैलियोटॉकस। ठीक है, तो इसको यहां पे कहा, पहला जो है इसका वो है एमियो, एमियोटिक थैलियोटॉकस, और दूसरा जो इसको डिवाइड किया गया वो किया गया है मियोटिक। एमियोटिक और मियोटिक थैलियोटॉकस। मियोटिक और एमियोटिक थैलियोटॉकस के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है एमियोटिक यानी कि अर्धसूत्री विभाजन रहित। तो इसमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स फॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है वो इसमें पूर्णतः एब्सेंट होता है और डिप्लॉयड एग का प्रोडक्शन होता है। जबकि मियोटिक थैलियोटॉकस के अंदर प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन होता है और सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन में माइटोसिस चलता है। माइटोसिस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती। मियोटिक थैलियोटॉकस मियोटिक अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और एक हैप्लॉइड हो जाता है। लेकिन अगली प्रोसेस के अंदर जब माइटोसिस चलता है और माइटोसिस के पश्चात किसी अवस्था के अंदर वापस इसमें क्या हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड हो जाती है। और ये दो भाग, इसको भी आगे चलकर दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये दोनों अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि एमियोटिक थैलियोटॉकस होता क्या है और मियोटिक थैलियोटॉकस क्या होता है। और मियोटिक थैलियोटॉकस की जो दोनों प्रोसेस होती है, दोनों प्रोसेस कौन सी, प्रत्यारोपण बाय रेस्टिट्यूशन और ऑटो फर्टिलाइजेशन। एक तो होता है प्रत्यारोपण द्वारा इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है और एक फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर खुद ही अपने जो एग होते हैं और इसके अंदर हैप्लॉइड जो गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। इस प्रकार से इसके अंदर मियोटिक और एमियोटिक थैलियोटॉकस क्या होता है ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।